सोइल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन आज अध्ययन करेंगे इवाल्युएशन ऑफ सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस भूमि का जो मृदा का सोइल सैंपल लेते हैं, उसमें लेबोरेटरी चेकअप करते हैं भी उसमें कितने पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा के अंदर उपलब्ध है, ताकि उससे पता चलेगा कि कौन सी फसल जो अपन लगा रहे हैं उसमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो वो जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, ताकि उसे फसल को लंबे समय तक यानी उसके फसल के उत्पादन तक उन पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध हो सके। इसके लिए अपन भूमि का मूल्यांकन करते हैं, ताकि इससे अपन को ज्ञान हो जाता है कि कौन से पोषक तत्वों की अपन को कितनी मात्रा देनी है उस फसल को। इससे पहले जो अपन सोइल का मूल्यांकन करते हैं, इससे यह पता चल जाता है कि अपन को जो पोषक तत्व दे रहे हैं वो उसकी आवश्यकता है या नहीं, अपन कहीं उसकी मात्रा ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। इसकी अलग अलग विधियाँ दी हुई है। जैसे मृदा उर्वरता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विधियों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है। मृदा इसके लिए केमिकल मेथड्स है। केमिकल मेथड के अंदर सोइल एनालिसिस, प्लांट एनालिसिस और बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, उच्च पौधों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जैविक विधियों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है केमिकल जो विधियाँ हैं, केमिकल मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मृदा विश्लेषण यानी सोइल एनालिसिस। उसके अंदर अपन देखते हैं टोटल एनालिसिस। इसके अंदर अपन पोषक तत्वों का जो टोटल मात्रा होती है भूमि के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। फिर प्राप्य पोषकों का निर्धारण करना यानी एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, यानी उस भूमि के अंदर कितने पोषक तत्व है जो पौधे को उपलब्ध अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मृदा परीक्षण किट से छिप्रिका मृदा परीक्षण, यानी छिप्रिका का मतलब है रैपिड यानी तुरंत। तो रैपिड सोइल टेस्टिंग बाई सोइल टेस्टिंग किट, यानी जो सोइल टेस्टिंग की जो किट आती है उसे अपन हाथों हाथ यानी तुरंत उसे मृदा का इवाल्युएशन कर सकते हैं। फिर आता है पादप विश्लेषण यानी एनालिसिस, प्लांट एनालिसिस। इसके अंदर भी क्या करते हैं अपन, टोटल एनालिसिस करते हैं उस पौधे के अंदर कितना है। फिर रैपिड प्लांट टिश्यू टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन खड़ी फसल के अंदर भी पोषक तत्वों की अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की उसमें कमी है या अधिकता है या मध्यम अवस्था में उपलब्ध है। फिर आता है जीव रासायनिक परीक्षण यानी बायोकेमिकल मेथड्स। इसके अंदर सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन करते हैं उसमें पता चलता है भी क्या कार्बन की, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, उसके बारे में भी इसमें अध्ययन करते हैं। फिर आता है जैविक विधियाँ। जैविक विधियों के अंदर अपन बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, उच्च पौधों का प्रयोग करके यानी उर्वरकों के साथ खेत प्रयोग, यूज ऑफ हायर प्लांट्स, यानी पौधों को उगाकर उनसे पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व है उसकी मात्रा कितनी है, या जो अपन पोषक तत्व दे रहे हैं वो कृषकों के खेतों पर सरल उर्वरक परखें, यानी जो सरल उर्वरक अपन डाल रहे हैं तो उनका जांच करती हैं भी ये पौधों को अगर इन पोषक तत्वों को देने से उन पौधों पर क्या प्रभाव पड़ा। या जटिल खेत प्रयोग यानी उसमें भी अपन देखते हैं जो उर्वरक अपन ने दिए हैं या जिस फील्ड के अंदर अपन ने नहीं दिए हैं तो उन दोनों के बीच के अंतर क्या होगा। फिर आता है उर्वरकों के साथ गमलों में प्रयोग यानी पॉट एक्सपेरिमेंट विथ फर्टिलाइजर्स। अपन क्या करते हैं, उस मृदा को गमलों के अंदर प्रयोग करते हैं तथा उन गमलों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा यानी फर्टिलाइजर्स है उनका उपयोग करते हैं और उनमें पौधे उगाकर उनका विश्लेषण करते हैं कि उनमें उन्होंने कितने पोषक तत्व ग्रहण किए हैं या उसकी पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, ये उसमें पता लगाता है। फिर आता है दृश्य निदान यानी विजुअल डायग्नोसिस। विजुअल डायग्नोसिस के अंदर अपन जो प्लांट देखते हैं, जैसे कौन सी फसल है वो कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाती हैं। जैसे अमन की ग्रे स्पाइक डिजीज है वो अमन की कमी से जई के अंदर दर्शाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी है फूल गोभी, बंद गोभी के अंदर दिखाई जाती है। तो उस प्रकार विजुअल डायग्नोसिस करते हैं। फिर सूचक पौधों का प्रयोग करना, यूज ऑफ इंडिकेटर प्लांट्स, ये भी उसी तरीके से हो गया भी कौन से पोषक तत्वों की कमी को कौन से पोषक तत्व पौधे दिखा रहे हैं। फिर आता है पर्ण फुहारे यानी फोलियर स्प्रे, यानी जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसमें अपन जो पोषक तत्व होता है उसकी प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, तब उसे
उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। फिर आता है पत्ती तना स्तंभ के लिए पोषक इंजेक्शन विधि यानी न्यूट्रिएंट इंजेक्शन मेथड फॉर लीफ स्टेम एंड ट्रंक। फिर आता है पर्ण निदान फोलियर डायग्नोसिस, पौधों की पत्तियों को देखकर उनके पोषक तत्वों की कमी का निर्धारण करना और उन पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाना। फिर आता है पोषक निष्कर्ष के रूप में पौधे के उपयोग की विधियां यानी प्लांट यूज मेथड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट। जो प्लांट्स लिए हैं अपन ने उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के पता लगाते हैं भी इनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा में। फिर आता है मिस्टर लीच तकनीक और न्यू बोर पौध विधि ए मान तकनीक, इनके द्वारा अपन पोषक तत्वों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है सूक्ष्म जीवों जैविक विधि माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स, इसके अंदर अपन क्या करते हैं एजोटोबैक्टर विरंजिता परीक्षण। फिर आता है एस्परजिलस नाइगर परीक्षण। फिर आता है कनिक मेला विरंजित विधि, कार्बन डाइऑक्साइड निकास विधि, साकेत और स्टेवार्ट तकनीक, इनके द्वारा अपन भी कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा में है। जब ये जो एस्परजिलस नाइगर जो होती है वो कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाती है, यानी जो पोटेशियम और फॉस्फोरस इनके लिए एमएन के लिए कौन सा अगर वो पोषक तत्व उस भूमि के अंदर उपलब्ध मात्रा में है तो एस्परजिलस की ग्रोथ अधिक होगी, एजोटोबैक्टर की ग्रोथ अधिक होगी। उस आधार पे अपन इसमें लैब टेस्ट करते हैं भी कौन से सूक्ष्म तत्वों की कमी है या अधिकता है, तो उसे इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा पता चलता है। फिर आता है रासायनिक विधि यानी अब दोबारा रासायनिक मेथड यानी केमिकल मेथड्स के द्वारा अपन कैसे भूमि का इवाल्युएशन यानी मृदा का इवाल्युएशन करते हैं। तो मृदा विश्लेषण के अंदर क्या करते हैं सोइल एनालिसिस, मृदा परीक्षण मृदा पोषक क्षमता निर्धारण करने की एक रासायनिक विधि है। पादप विश्लेषण की अपेक्षा मृदा विश्लेषण या मृदा परीक्षण की विधि इस दृष्टि से अच्छी है कि फसल बोने से पूर्व मृदा की पोषक प्रदान करने की क्षमता ज्ञात हो जाती है। यानी जब अपन सोइल एनालिसिस करते हैं तो उससे जब अपन फसल उगाते हैं तो उससे पहले ही अपन को पता चल जाता है कि इनमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो भूमि की जो पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है उसका पता चल जाता है और फसल में उर्वरकों की आवश्यक मात्रा दी जा सकती है। मृदा परीक्षण का उद्देश्य मृदा में प्राप्त पोषकों का सही निर्धारण करना है, यानी मृदा परीक्षण से ही पता चलता है कि मृदा में कौन से पोषक तत्व जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका निर्धारण किया जा सकता है। मृदा की पोषक प्रदान करने की क्षमता ज्ञात करके इसके आधार पर फसलों के अनुसार उर्वरकों को डालने की अनुशंसा करना, यानी जब पोषक तत्वों का पता चल जाता है इतने पोषक तत्व अपनी भूमि के अंदर पहले से ही अवेलेबल फॉर्म के अंदर है, तो उसके बाद जो अगर उनकी पोषक तत्वों की कमी है, यानी जैसे किसी गेहूं की फसल लेनी है अपन को तो उसमें 120 केजी नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो भूमि के अंदर अगर 60 केजी नाइट्रोजन उपलब्ध अवस्था के अंदर है तो बची जो 60 केजी नाइट्रोजन है वो अपन केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा पूर्ति की जाती है। इससे पता चल जाता है कि अपना प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि जो भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता अधिक होती है तो उसकी उर्वरता जो भूमि की उर्वरता होती है वो अधिक होती है। फिर इसके बाद आता है इस आधार पर फसलों के अनुसार उर्वरकों को डालने की अनुशंसा करना। विभिन्न फसलों की दृष्टि से पोषकों की कमी का पता आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त अनुशंसा व्यक्त करना। मृदा अम्लता चुनने की समस्या एवं चुनने की समस्याओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना और उर्वरक डालने की विधियों के अनुसार परिणामों का सारांश तैयार करना। यानी जैसे अम्लीय भूमि है, क्षारीय भूमि, तो सोइल टेस्टिंग से ये पता चल जाता है, जो सोइल का एनालिसिस करते हैं अपन तो वो अम्लता है, क्षारीयता है या लवणीय भूमि है, तो उनको सुधारने के भी सुधारने के जो तरीके हैं उनका उपयोग करके भूमि को सुधारा जा सकता है। तो यह सोइल एनालिसिस के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है आपके मृदा परीक्षण की व्याख्या, यानी किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। तो मृदा परीक्षण की व्याख्या के अंदर मृदा परीक्षण के परिणामों को निम्न, मध्यम या उच्च स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी उनकी रेटिंग क्लासेज दी हुई होती है। जब सोइल टेस्टिंग की जाती है तो उसके बाद में उसको
रेटिंग क्लासेज दी जाती है भी, ये निम्न है, मध्यम है या उच्च है, यानी लो, मीडियम, हाई। इन 3 क्लासों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तथा विभिन्न राज्यों की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाए गए मानकों पर आधारित है। इन मानकों को सारणी में दर्शाया गया है, यानी कौन कौन से मानक है। कृषकों के उपयोग के लिए उर्वरक संतुष्टि अनुमतांक, यानी इससे पता चलता है कि कितनी मात्रा के अंदर पोषक तत्व जो है वो भूमि के अंदर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में उपलब्ध अवस्था के अंदर है। फिर उनके बाद ये आपको रेटिंग क्लासेज दी हुई है, लो, मीडियम, हाई। फिर ये विश्लेषण यानी एनालिसिस मेथड कौन सा है, तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा लेते हैं, क्षारीय परमैंगनेट मेथड यानी एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड काम में लिया जाता है। तथा इसकी जो रेटिंग क्लास है, अगर लेस देन 280 से अगर केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन अगर कम है तो वो क्या होगी, निम्न नाइट्रोजन है, उसके अंदर नाइट्रोजन का एडिशन करना ही पड़ेगा। फिर आता है मीडियम के अंदर 280 से 560, यानी ये मीडियम रेंज हो गई। फिर उसके बाद आता है हाई, यानी 560 केजी से अगर नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मात्रा है तो वह जो मिट्टी है या जो सोइल सैंपल लिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। फिर आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के अंदर क्या करते हैं, ब्रे मेथड है उसको काम में लिया जाता है। अगर मृदा का पीएच मान 6 से कम है यानी अम्लीय मृदा है तो उसके लिए ब्रे मेथड काम में लिया जाता है। और जो क्षारीय मृदा है या जिसकी पीएच 7 से अबो है यानी 6 से अधिक होती है तो उसके लिए ओल्सन मेथड काम में लिया जाता है। अम्लीय भूमि के अंदर ब्रे मेथड काम में लेते हैं तो उसकी रेटिंग क्लास है जो वो है निम्न है, 22.4 से कम अगर है तो वो निम्न होगी। 22.4 से अगर 56 केजी पर हेक्टर फॉस्फोरस की मात्रा है तो वो मीडियम रेंज होगी। और उसके बाद है 56 केजी से अगर अधिक है तो वो हाई फॉस्फोरस वाली मृदा हो गई। इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए रेटिंग क्लासेज में क्या दिया गया, 108 केजी से अगर कम है तो वह क्या होगी, लो पोटेशियम है। फिर 108 से 280 केजी है तो वो मीडियम है। और 280 केजी से अगर अधिक केजी पोटेशियम प्रति हेक्टर है तो वह हाई पोटेशियम अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं तो वो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, वाकलेम ब्लैक मेथड काम में लेते हैं। उसके द्वारा फिर इसकी रेटिंग क्लासेज दी हुई है, उसमें है 0.5% से अगर कम मात्रा है ऑर्गेनिक कार्बन की तो वो लो ऑर्गेनिक मैटर वाली भूमि है। फिर उसके बाद आता है 0.5 से 0.75% अगर ऑर्गेनिक कार्बन है तो वह भूमि मध्यम ऑर्गेनिक कार्बन वाली है। फिर उसके बाद आता है 0.75 से अगर अधिक है ऑर्गेनिक कार्बन तो वह उच्च ऑर्गेनिक मैटर वाली या ऑर्गेनिक कार्बन वाली भूमि है, उसके अंदर नाइट्रोजन की भी अधिकता पाई जाएगी। यानी ऑर्गेनिक कार्बन जैसे जैसे भूमि के अंदर बढ़ता जाता है तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा भी उसके साथ बढ़ती जाती है। फिर आता है पीएच मान। तो मृदा और जल का अनुपात यानी सोइल वाटर जो रेशियो है वो क्या होता है, 1:2 और 1:2.5 भी होता है। तो अम्लीय भूमि कौन सी होगी, अब जब जैसे अपन ये अनुपात में काम में लेते हैं, जो सोइल सैंपल लेते हैं, जैसे 1 भाग मृदा का और 2 भाग पानी का, उसमें सॉल्यूशन जो तैयार करते हैं उस पीएच मीटर के द्वारा अपन फिर उसका पीएच का पता लगाते हैं। यानी अम्लीय भूमि कौन सी होगी, जिसकी पीएच मान 7 से कम होती है, इसमें दे रखा है 6 से कम होती है तो वह क्या होती है, भूमि अम्लीय होती है। तो इसे रेटिंग क्लासेज के अंदर दिया गया है भी अगर भूमि कोई 6 से पीएच मान से कम है तो वह अम्लीय है। और जो फसल उत्पादन के लिए अपन को पीएच चाहिए वो 6.5 से 7.5 के मध्य होनी चाहिए। सामान्य अगर मृदा देखें तो सामान्य मृदा 6 से 8 केजी वो 6 से 8 पीएच होती है। क्षारीय मृदा बनने की ओर प्रवृत्त है अगर तो वह 8 से 8.5 के बीच में होगी। और क्षारीय मृदा है तो वह 8.5 से अधिक पीएच है, वो भूमि क्या होगी, एल्कलाइन यानी क्षारीय होगी। घुलनशील लवण निकालने के लिए, सोल्यूबल साल्ट्स निकालने के लिए भी क्या करते हैं अपन, 1:2 वाला रेशियो काम में लेते हैं। इसके अंदर सामान्य यानी 1 से अगर कम होता है यानी सोल्यूबल साल्ट 1 से कम होता है, या जो विद्युत चालकता है, घुलनशील लवण यानी लवणों की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या है, डेसीसाइमंस पर मीटर होती है।
वह अगर 1 से कम है तो वह भूमि क्या है, सामान्य है, और 1 से 2 अगर उसकी इसी है तो अंकुरण के लिए क्रांतिक यानी अंकुरण को प्रभावित भी कर सकती है। फिर उसके बाद आता है अगर 2 से 3 के मध्य आती है विद्युत चालकता या इसी, तो वह लवण संवेदी फसलों की वृद्धि के लिए क्रांतिक है, यानी लवणता से जो प्रभावित होती है वो फसलें इसमें प्रभावित होगी, उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। और 3 से अगर ज़्यादा हो जाती है इसी, तो क्या करती है, अधिकांश फसलों को भारी क्षति होती है, यानी जैसे उनका अंकुरण भी नहीं होता है और उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, तो उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर आता है टोटल एनालिसिस, यानी प्रारंभिक समय में मृदा उर्वरता का मूल्यांकन करने के लिए मृदा के अम्ल निष्कर्ष से तत्वों की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता था, परंतु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि इस विधि से जो मान आते हैं वे अधिक होते हैं। यानी जो टोटल एनालिसिस अपन करते हैं, टोटल नाइट्रोजन और टोटल फॉस्फोरस, टोटल पोटेशियम अगर भूमि से अपन निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सारा जो पोषक तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन सारी जो भूमि की होती है वो सारी उसमें दर्शाई जाती है। उससे क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो अधिक है, लेकिन जो पौधों को अवेलेबल होने वाली नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम होती है। तो इसी कारण इसको दिखाया गया है कि शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया है कि इस विधि से जो मान आते हैं वे अधिक होते हैं, यानी अधिक अपने आप होंगे क्योंकि उसमें उपलब्ध और अनुपलब्ध दोनों जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा का निर्धारण होता है, तथा मृदा में उपस्थित प्राप्य तत्वों के विषय में ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उससे यह नहीं पता चलता है कि अवेलेबल नाइट्रोजन या अवेलेबल जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा कितनी है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। कुल फास्फोरस की मात्रा से पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राप्य फास्फोरस की मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसी में वही है, जैसे टोटल फास्फोरस अपन ने ज्ञात कर लिया तो उसमें यह पता नहीं चलता है कि पौधों को उपलब्ध होने वाले फास्फोरस की मात्रा कितनी है। फिर इस विधि से मृदा में उपस्थित पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों टोटल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, ठीक से जानकारी नहीं हो पाती है, वो बात बताई थी आपको। इस विधि से मृदा में उपस्थित पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कुल मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है, यानी टोटल यानी पूरा जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी पोषक तत्व निकाल रहे हैं उसकी पूरी मात्रा भूमि के अंदर कितनी उपलब्ध, यानी टोटल मात्रा कितनी है उसके बारे में इसमें टोटल एनालिसिस में किया जाता है। फिर दूसरा है उसके अंदर है प्राप्य पोषकों का निर्धारण करना है, यानी एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, मृदा जब एनालिसिस सोइल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं भी उसमें जो पोषक तत्व अपन निकाल रहे हैं उन पोषक तत्वों की प्राप्य यानी अवेलेबल फॉर्म के अंदर कितनी मात्रा है। और ये निष्कर्ष निर्बल अम्ल, निर्बल क्षार और उदासीन लवण होते हैं, क्योंकि प्रकृति में मृदा की कई प्रकार मृदा की प्रकृति परिवर्तनीय है, इसलिए विशेष प्रकार की मृदा के लिए उपयुक्त निष्कर्ष विलयन होना चाहिए। यानी ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे ब्रे मेथड लेते हैं फॉस्फोरस निकालने की तो अम्लीय भूमि में अंदर ब्रे मेथड लेते हैं और क्षारीय भूमि के अंदर ओल्सन मेथड काम में लिया जाता है। मृदा परीक्षण की और उसमें उर्वरता का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, यानी पहले क्या करते हैं अपन, मृदा नमूना एकत्रित करना। तो मृदा नमूना एकत्रित करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, खेत में खुरपी या आगार की सहायता से मृदा सतह को साफ करके 6 से 9 इंच यानी 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से नमूना कई स्थानों से लेकर 6 में सुखाकर उसे चौथाई भाग करने की विधि द्वारा लगभग आधा किलोग्राम मृदा नमूना तैयार करते हैं। जब अपन कोई सोइल सैंपल अगर लैब के अंदर अपन लेबोरेटरी चेकअप के लिए भेजते हैं तो उसमें कितनी मात्रा भेजनी चाहिए, 500 ग्राम ही मृदा नमूना भेजा जाता है। इसके बाद उसे एक बोतल या गत्ते के डिब्बे या पॉलीथीन थैलों में भरकर आवश्यक सूचनाओं जैसे नमूना लेने की तिथि है, खेत का नंबर है, किसान का नाम है, पता आदि लिखकर मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। फिर उसके बाद आता है भी कौन कौन से जो मृदा परीक्षण किट है उनका क्या नाम है, तो पुरदुए जो मृदा परीक्षण किट का नाम है, तो वो कौन कौन से पोषक तत्वों के लिए होती है, फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए। मॉर्गन्स का जो सोइल टेस्टिंग किट है उसके द्वारा नाइट्रेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि का
निर्धारण किया जाता है। फिर आता है तीसरा सप्परवे सिंप्लेक्स मृदा परीक्षण प्रणाली, यानी इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम का निर्धारण करते हैं, यानी इन पोषक तत्वों की अपन मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दुओग विधि, यानी इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, फास्फोरस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है ब्रे विधि, इसमें फास्फोरस P1 और फास्फोरस P2 और पोटेशियम निकालने के लिए काम में लेते हैं। यानी P1 इसमें फास्फोरस निकालने की जो प्रथम विधि है उसमें क्या करते हैं 0.025 नॉर्मल HCl और 0.03 नॉर्मल NH4 अमोनियम और F का प्रयोग करते हैं। और पोटेशियम निकालने के लिए क्या करते हैं 22% सोडियम पर क्लोराइड और उसकी पीएच कितनी होती है 7 तक होती है। ओल्सन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं फास्फोरस निकालने के लिए काम में लिया जाता है। फिर ICR विधि है जो नई दिल्ली द्वारा विकसित की है, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम निकालने के लिए काम में लिया जाता है। भारत में मृदा परीक्षण यानी सोइल टेस्टिंग इन इंडिया, यह एक ऐसा विश्वसनीय निदान है जिसका मृदा उर्वरता मूल्यांकन में बड़ा योगदान है। यानी मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में, तो उसमें क्या होता है यही निर्धारण किया जाता है कि कौन से पोषक तत्व है जो उपलब्ध फॉर्म के अंदर भूमि के अंदर उपलब्ध है तथा कितनी मात्रा कौन सी फसल को देनी है, उसमें यह विवरण दिया जाता है। जैसे अपन कोई दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें विवरण दिया होता है इन क्रॉपों के लिए इतनी भूमि के अंदर मात्रा उपलब्ध है और इतनी मात्रा आपको फर्टिलाइजर के द्वारा देनी होगी। फिर उसके बाद आता है भारत में इसके महत्व का आकलन कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। मृदा परीक्षण के मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य क्या है, तो उर्वरक पद्धति सुधारने और पोषकों के अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए मृदाओं का वर्गों में वर्गीकरण करना, उर्वरकों के प्रयोग से लाभ देने वाली अनुक्रिया की संभावना की प्रयुक्ति करना और मृदा उत्पादकता के मूल्यांकन में सहायता करना। मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। हमारे देश में किसान गरीब हैं तथा उर्वरक की उपलब्धता भी सीमित है, यानी अपन जो पोषक तत्व या जो फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका आयात करती हैं। तो अगर सही से अपन को जैसे भूमि का पता होगा कितने पोषक तत्व की मात्रा अपन को या कितने केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी जो फसल उत्पादन की जो लागत होती है उसको कम किया जा सकता है। तो देश की जनसंख्या बहुत अधिक होने से हमारी फसलों की पैदावार प्रति हेक्टेयर बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो मृदा परीक्षण से मृदा में पोषक तत्वों की न्यूनता, अधिकता व उचित मात्रा है इसकी जानकारी हमें इस बात का पता चलता है कि मृदा में फसल बोने के पहले कितना उर्वरक परीक्षण के आधार पर उगने वाली फसल को देना है। इससे किसान उर्वरक के उपयोग से अधिकतम लाभ ले सकता है। यानी जब किसान को पहले से पता होगा कितनी भूमि के अंदर अपने पोषक तत्व पड़े हैं और इतनी मात्रा में और देने तो उससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते थे उनकी कमी हो जाएगी, तो इससे किसान को अधिक लाभ प्राप्त होगा। विश्लेषण यानी एनालिसिस, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में अपनाई गई विधियों में संशोधन करके ये विधियां भारत की अनेकों मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रयोग होती है। यानी जो विधियां दी गई है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या माइक्रोन्यूट्रिएंट निकालने की जो विधियां हैं उनमें संशोधन करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR द्वारा अलग अलग प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। जो विधियां विकसित की है उनको अलग अलग प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। इन विधियों के अनुसार विभिन्न प्राप्य पोषक तत्वों की मृदा में मात्रा ज्ञात की जाती है। प्राप्य नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राप्य नाइट्रोजन क्षारीय परमैंगनेट विधि यानी एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड
तथा कार्बनिक पदार्थ वाकले-ब्लेक मेथड की आयतनात्मक विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर आता है प्राप्य फॉस्फोरस यानी अवेलेबल फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसके लिए इसकी मात्रा ओल्सन विधि से ज्ञात करते हैं, यानी मृदा का निष्कर्ष यानी जो सोइल का निचोड़ निकालते हैं उसको किसके साथ टाइट्रेट करते हैं, यानी 0.5 मोलरिटी का जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है से प्राप्त करके अमोनियम मोलिब्डेट और स्टेनस क्लोराइड से रंग विकसित करते हैं। रंग की प्रचंडता यानी इंटेंसिटी को प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रॉनिक कलोरीमेट्री या प्रकाश विद्युत के द्वारा की सहायता से अपन उसमें फास्फोरस की मात्रा का आकलन करते हैं। फिर आता है प्राप्य पोटेशियम यानी अवेलेबल पोटेशियम कितनी मात्रा के अंदर उसे मृदा के अंदर है। तो मृदा में प्राप्य पोटेशियम की उदासीन अमोनियम एसीटेट विलयन से मृदा का निष्कर्ष प्राप्त करके ज्वाला प्रकाश मापी यानी फ्लेम फोटोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। और अवेलेबल पोटेशियम गंधलापन विधि यानी टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड से निर्धारित किया जाता है। इस विधि में मृदा निष्कर्ष मोर्गन्स अभिकारक यानी उसमें क्या होता है 3% एसिटिक अम्ल के विलयन से 10% सोडियम एसिटेट से निकालते हैं। ये क्या हो गया, मोर्गन अभिकारक हो गया। इस मृदा निष्कर्ष में सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट मिलाकर गंधलापन विकसित करते हैं। ये गंधलापन किसको बोलते हैं, टर्बिडिटी को। और गंधलापन को प्रकाश विद्युत कैलोरीमीटर से माप लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर से नापते हैं। फिर पीएच, तो मृदा का जल में निलंबन यानी जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो 1:2.5 मृदा जल मिलाकर उसका घोल तैयार करते हैं और उस घोल को पीएच मीटर की सहायता से उसकी पीएच ज्ञात करते हैं। फिर आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे निकालते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए हल्के कणाकार वाली बलुई मृदाओं में मैग्नीशियम की कमी की संभावना रहती है। अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम का अभाव प्राय होता है, इसीलिए हम अम्लीय भूमि के अंदर चूना का प्रयोग करते हैं और क्षारीय भूमि के अंदर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन जिप्सम के अंदर सल्फर होने के कारण उसकी जो पीएच है, क्षारीयता है, उसको कम करता है। साथ में ही जो सोडियम होता है मृदा कले के अंदर यानी कले पार्टिकल के ऊपर जो सोडियम होता है उसको रिप्लेस कौन करता है, कैल्शियम रिप्लेस करके भूमि की जो पीएच है उसमें सुधार करता है। अम्लीय मृदाओं में पीएच मान और उनकी चुनने की आवश्यकता से इन दोनों तत्वों की कमी का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी मृदा पीएच का अगर पता होता है या चुनने की आवश्यकता कितनी है उसी से निर्धारित किया जाता है और उसी से पता चलता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी का पता चल जाता है। मृदा कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम की संतृप्तता 80% होने पर इन तत्वों की अभाव की संभावना नहीं रहती है। फिर आता है सल्फर, तो हल्के कणाकार वाली बलुई मृदाओं में सल्फर की कमी पाई जाती है। इनके परीक्षण के लिए जल, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट विलयन और एसीटेट आदि निष्कर्ष प्रयुक्त होते हैं। यानी कौन कौन से जो निष्कर्ष काम में लिए जाते हैं, निष्कर्ष निकालने के लिए जो केमिकल्स काम में लिए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। फिर आता है आयरन, तो मृदा में इसकी प्राप्य मात्रा की जानकारी के लिए डीटीपीए का प्रयोग निष्कर्ष के रूप में किया जाता है। आमतौर पर डीटीपीए निष्कर्षित आयरन की क्रांतिक स्तर 4.5 ppm है। फिर उसके बाद आता है मैग्नीज। हाँ 5 मिनट में बताऊँ यार, मैं एक वीडियो से बनाने ला रहा हूँ, पूरा कर दो। ठीक, मैग्नीज के अंदर क्या करते हैं, इसके लिए भी डीटीपीए उपयुक्त निष्कर्ष है तथा डीटीपीए मैग्नीज की क्रांतिक स्तर पर पीपीएम होती है, पीपीएम के अंदर ही आंका जाता है इसको। कॉपर और जिंक, तो इन दोनों तत्वों को भी डीटीपीए निष्कर्ष की सिफारिश की जाती है और कॉपर एवं जिंक की क्रांतिक स्तर यानी इनकी मात्रा कितनी होती है 0.2 से 0.6 ppm तक होती है। बोरोन, तो गर्म जल विलय बोरोन मृदा में इसकी प्राप्यता का सूचक माना जाता है। और मोलिब्डेनम, इसके लिए प्राय अम्लीय अमोनियम ऑक्जिलेट विलयन एक निष्कर्ष के रूप में प्रयोग होता है। मृदा परीक्षण की व्याख्या यानी सोइल टेस्ट इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या करते हैं अपन,
रिजल्ट देते हैं। जैसे मृदा परीक्षण जो किया, एनालिसिस किया है, उसका परिणाम जो होता है उसको निर्धारित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। उसके लिए रेटिंग क्लासेज के आधार पर पता चलता है कि कौन सी पोषक तत्वों की कितनी मात्रा भूमि के अंदर है और कितनी होनी चाहिए। उस आधार पे इनका प्रयोग किया जाता है। और पीएच को सोइल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अम्लीय भूमि क्या होगी, 6 पीएच से जो कम है वो अम्लीय भूमि होगी, और क्षारीय मृदा बनाने की ओर प्रवृत्त होना, यानी उसके लिए पीएच कितनी होती है, 8.5 या 7 से ऊपर जो हो जाती है, या 8.5 से 9 तक हो जाती है, तो वो क्षारीय भूमि बनने की ओर अग्रसर है। अधिकतर फसलों के लिए सामान्य पीएच कितनी, 6 से 8.5 के मध्य होनी चाहिए। और क्षारीय मृदा बहुत पीएच मान यानी 9 से अधिक हो जाती है तो फसलों के लिए अधिक हानिकारक होती है। विद्युत चालकता यानी इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कुल विलीय लवण यानी डेसीसाइमेंट्स पर मीटर 1 से अगर कम है तो सामान्य, 1 से 2 के बीच में है तो उनके लिए क्रांतिक विलीय लवणांश है, और 2 से 4 के मध्य है तो लवण संवेदी फसलों की वृद्धि के लिए क्रांतिक लवणांश है, और 4 से अधिक हो जाती है तो अधिकांश फसलों के लिए हानिकारक हो जाती है। मृदा परीक्षण की विधियां, मेथड ऑफ सोइल टेस्टिंग, इसके लिए इस सारणी में दिया गया मृदा पीएच कैसे निकालते हैं, फॉस्फोरस पोटेशियम, उनके लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, ये दिखाया गया। फिर आता है मृदा परीक्षण की सहायता से क्षिप्रिका यानी रैपिड सोइल टेस्टिंग। इसके बारे में अपन अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।